बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। गंदम के काश्तकार रुल गए ने, बर्बाद हो गए ने और हुकूमत अभी तक खरीदारी जो है गंदम की ये शुरू नहीं कर सकी। क्या हुकूमत गंदम की खरीदारी करना भी चाहती है या नहीं? और फिर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को उनके वज़ीर कैसे गुमराह कर रहे हैं और इस बहरान का, तमाम बहरान का ज़िम्मेदार कौन है? इस पर बात करेंगे। और फिर आईपीपीज, बिजली की जो कीमतें हैं उनका भी किसानों के साथ जो मामला है वो जुड़ा हुआ है और आईपीपीज वाले वो भी अंधाधुंध प्रॉफिट कमा रहे हैं और हुकूमत जो है वो कैपेसिटी पेमेंट किए जा रही है उनको और कहते हैं माहदे खत्म नहीं हो सकते जनाब, आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएंगे ये लोग, ये माहदे खत्म हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं ये भी मैं आपके सामने मामला जो है वो रखूंगा। लेकिन इससे पहले पीटीआई वालों ने कंपेन शुरू की हुई है जनाब चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ। उनके किरदार पे उंगलियां उठाई जा रही हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जनाब वो डट के खड़े हो गए हैं असूलों पे और ये जनाब उनके खिलाफ एक और कंपेन जो शुरू की हुई है, जो पीटीआई का सोशल मीडिया है उसने शुरू की हुई है। इवन ये कि जो उनके तर्जमान हैं रऊफ हसन साहब, उन्होंने भी काजी साहब के बारे में अजीबोगरीब किस्म की बातें की हैं जिनका ना कोई सर है ना कोई पाँव है। और फिर उन्होंने काजी साहब के खिलाफ जो उनका एक्स है, पीटीआई का सोशल मीडिया जो है, जिसको ट्विटर, साबक ट्विटर जो है एक्स, उस पर काजी साहब के खिलाफ जिन्होंने लिखा हुआ है कि जनाब काजी कज़ाक के दोहरे मेयार कि काजी फायज ईसा 2015 और उसमें कहते हैं फौजी अदालतें गैर आईनी उन्होंने करार दिया था और पार्लिमान आईनी तरमीम के जरिए भी इसे नाफज नहीं कर सकती। और फिर आगे कह रहे हैं जनाब 2024 फौजी अदालतों को गैर आईनी करार देने के 5 रुकनी बेंच का फैसला गुज़श्ता 6 माह से मुअत्तल है और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। इन लोगों को शायद पता ही नहीं है कि जो काजी साहब का 2015 वाला फैसला है वो क्या है और अब क्या मामला है। 2015 में 21वीं आईनी तरमीम की गई थी और उसके तहत जो फौजी अदालतें दहशत गर्दों से निमटने के लिए, उन्हें सजाएं देने के लिए फौजी अदालतें कुछ मुद्दत के लिए आर्जी तौर पर कायम की गई थी और वो वजह उसकी ये थी कि जो आम दहशत गर्दी के, इंसदादी दहशत गर्दी की अदालतें हैं वो सजा नहीं दे पा रही थी। वो दहशत गर्दों के खिलाफ उनको मंतकी इंजाम तक पहुंचाने के लिए उनमें वो कैपेसिटी नहीं थी। इसलिए जो फौजियों पर मुश्तमिल जो है वो पहले कुछ मुद्दत के लिए कायम की गई और फिर उसमें एक दफ़ा तोसीक की गई और ये मामला चैलेंज हुआ सुप्रीम कोर्ट में और फुल कोर्ट इस पर बनी थी। और ये जो कह रहे हैं काजी साहब पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, तो 17 रुकनी बेंच बैठा था और 17 रुकनी बेंच ने अक्सरियत राय से ये फैसला दिया था कि जनाब आइन के तहत ये फौजी अदालतें जो हैं ये दहशत गर्दों को सजा देने के लिए ये बन सकती हैं। काजी साहब ने तो अकलियती फैसला दिया था, काजी साहब ने तो इख्तलाफी नोट दिया था और फौजी अदालतों को जायज़ करार उन लोगों ने दिया था जिनके पीटीआई वाले पुजारी बने हुए हैं। आसफ सैयद खोसा साहब ने दिया था, साकिब निसार साहब ने दिया था, उमर अताब हुंदयाल साहब ने दिया था और अजमत सईद साहब ने दिया था। ये नाम मुझे याद आ रहे हैं जिन्होंने कहा नहीं जनाब फौजी अदालतें बन सकती हैं, ये कोई अदलिया की आज़ादी के मुनाफी नहीं वगैरह वगैरह। और कुछ जजेस थे उन्होंने ये दिया था कि जनाब नहीं, ये फौजी अदालतें नहीं बन सकती, ये बुनियादी आइनी ढांचा जो है उससे मुतसादम है, बुनियादी हकूक से मुतसादम है। उनमें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब भी शामिल थे और जस्टिस काजी फायज ईसा साहब का जो नोट था, मैंने अर्ज किया ना इख्तलाफी नोट था, अब फैसला वो माना जाएगा जो अक्सरियती फैसला था, यानी ये फुल कोर्ट का फैसला माना जाएगा कि उन्होंने कहा कि नहीं जनाब फौजी अदालतें बन सकती हैं। और अब जो ये मामला है ना, अब जो फौजी अदालतें हैं ये तो फौजी अदालतें हैं ही नहीं। आपसे किसने कह दिया जनाब ये फौजी अदालतें हैं? ये तो कोर्ट मार्शल का मामला है कि 9 मई के जो मुलजमान हैं उन्होंने फौजी तनसीबात में हमला किया, एयरबेस जलाया, जहाज़ों को नुकसान पहुंचाया और पेशावर रेडियो पाकिस्तान जो है उसकी बिल्डिंग जो है तारीखी बिल्डिंग थी वो जला दी गई और कोर कमांडर हाउस जो है ये लाहौर में ये जला दिया गया, जिसे जिना हाउस कहा जाता है। उसमें बड़ी तकलीफ है कि उसको जिना हाउस क्यों कहा जाता है भाई, वो कायदे आजम की मिल्कियत, बहरहाल एक अलग इशू है। इस पर जनाब आप जिना हाउस याद आ गया, यानी कि अगर कोर कमांडर का घर जला दिया जाए, जिना हाउस नहीं है वो, फिर ठीक है, फिर जायज़ है। भाई मेरे ये जो लोग हैं ये इनका कोर्ट मार्शल हो रहा है वहां कोई फौज में, मैंने पहले भी अर्ज किया था एक विलाग में, मुस्तकिल अदालतें होती ही नहीं है।
जिन लोगों का कोर्ट मार्शल किया जाता है तो वो उनके लिए, हर एक बंदे के लिए जिसका कोर्ट मार्शल हो रहा था, अलग से एक अदालत कायम की जाती है और उनका अपना एक तरीकाकार है। फिर अपील भी होती है, उनको अपने अंदाज में वो दिफा का पूरा हक देते हैं, वकील करने की सहूलत देते हैं, फिर उसके खिलाफ अपील होती है, यानी अदारे के अंदर एक अपील होती है और फिर वो हाई कोर्ट में रिट दरखास्त के जरिए उस फैसले को चैलेंज कर सकते हैं। जो 23 अक्टूबर 2023 को एजाजुल हसन की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, याहिया फरीदी साहब ने 4 जजों से इख्तिलाफ किया था, यानी वो भी अक्सरियत राय से जो फैसला है वो आया था, वो 5 रुकनी ही फैसला समझा जाएगा। तो वो सबको पता है वो कैसे फैसला आया था, क्यों आया था, क्योंकि उसमें सब जो है वो जो जवाद ख्वाजा साहब हैं वो पिटिशनर थे उसमें, और इसी तरह पीटीआई से हमदर्दी रखने वाले लोग, पीटीआई वाले उसमें वकील थे जनाब, वो पिटिशनर थे कि जनाब हमारे बंदे जो हैं वो जनाब 9 मई में पकड़ लिए गए हैं। भाई मेरे, मैं फिर ये बात कर रहा हूँ, बार बार ये मैं बात कर रहा हूँ कि ये कोर्ट मार्शल है, एक बात, और दूसरी बात ये है कि ये सिविलियन नहीं है। अगर कोई फौजी तनसीबात पे हमला करता, जैसा कि मैंने बताया कि कहाँ कहाँ हमले हुए, बल्कि आईएसआई के दफातर फैसलाबाद में, इस्लामाबाद में, जीएचक्यू पे, वहां हमले, वहां अगर कोई हमला करता है, आग लगाता है, जाके नुकसान बच जाता है, शोहदा की जो यादगारें हैं उनको तबाह बर्बाद करता है, तो क्या वो आम सिविलियन है? अगर फौज पे हमला होता है, फौजी तनसीबात पे, फौज की चौकी पे, तो फिर वो सिविलियन नहीं रह जाता, वो मिलिटेंट होता है। ये मिलिटेंट हैं और मिलिटेंट का जो इख्तियार है, जो आर्मी एक्ट है उसके तहत उनको हासिल है। इन्होंने बस वो आर्मी एक्ट का जो सेक्शन था अमदल का, वो भी इन्होंने कलदम कर दिया था, और कई मरतबा ये 5 रुकनी बेंच थे ना, इससे बड़े बेंच जो हैं उनमें ये मामला जो आर्मी एक्ट वाला वो आ चुका हुआ है कि जनाब क्या सिविलियन का हो सकता है वहाँ ट्रायल, कोर्ट मार्शल हो सकता है, तो उन्होंने करार दिया हुआ है कि जी बिल्कुल हो सकता है। कई एक मुकदमात हैं, इसमें मैं तफसील से बात कर चुका हूँ, और काजी साहब के खिलाफ इन्होंने कंपेन शुरू कर दी, ये सोच के कि जनाब जो 6 जजों ने खत लिखा था, दूसरी पार्टी जो है वो ये कहती है कि 6 जजों ने जो खत लिखा है पीटीए को फायदा पहुंचाने के लिए लिखा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों ने, और ये समझ रहे हैं कि शायद काजी साहब जो हैं उस खत पे उस अंदाज में कार्रवाई नहीं करना चाहते। वो कब कहते हैं? जो रऊफ हसन साहब कह रहे हैं जनाब वो जो मुदाखलत को मान नहीं रहे, उन्होंने कब कहा कि जनाब हम जो बैरूनी मुदाखलत है या एजेंसियों की मुदाखलत है, उनसे ज्यादा बड़े बड़े फैसले किसने दिए हुए हैं? उन्होंने हाजिर सर्वर जनरलों के खिलाफ फैसले दिए हुए हैं, फैज हमीद के खिलाफ फैसला दिया हुआ है, और कल भी दौरान समात उन्होंने कहा जनाब मैंने तो फैजाबाद धरने के पीछे कह दिया था कि फैज हमीद है। और फिर अगर वो ये बात करते हैं कि जो जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर उसे, उन्होंने अपनी बात की, अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे यहां नहीं बैठना चाहिए। और मसरत हलाली साहबा जो हैं उन्होंने ये जो 6 जजेस हैं इनके हवाले से कहा जज तो कंप्लेनेंट हो ही नहीं सकता, जज शिकायती थोड़ा होता, ये शिकायती है 6। ये अब उन 6 जजों का जो मामला है उससे तवज्जो हटाने के लिए अब ये काजी साहब के ऊपर इन्होंने चढ़ाई की हुई है। वो खुदा का खौफ करें यार, कानून तो समझ नहीं, वो क्या कानून था, ये क्या कानून है, वो क्या मामला था, ये क्या मामला है। और अब आता है जनाब जो किसानों वाला बहरान एक पैदा हो गया हुआ है, बड़ा शदीद बहरान पैदा हो गया हुआ है, और वजह इसकी ये है कि हुकूमत ने जो रेट मुकर्रर किया है वो उन्होंने मुकर्रर किया है 3900 रुपये फी मन, यानी 40 किलोग्राम की कीमत जो है वो 3900 रुपये उन्होंने मुकर्रर किया। माजी में तो ये होता है कि कुछ गंदम जो है वो पास्को खरीद लेता है, कुछ हुकूमत पंजाब जो है वो खरीद लेती है, लेकिन इस मरतबा गंदम की खरीद शुरू नहीं हुई, और उससे मसला ये पैदा हो गया है कि जो किसान है वो, ये हुकूमत खरीद नहीं रही, प्राइवेट जो लोग हैं जो खरीद रहे हैं, माफियाज जो हैं वो 2900, 3000, 31, 3200 से ज्यादा कोई बंदा जो है वो किसान से नहीं खरीद रहा। अब मरियम नवाज को भी इसका इदराक है। सारी बदनामी जो है ये किया धरा है निगरान हुकूमत का, जो भी गई है, और खाते में पड़ा हुआ है नून लीग के। ये जो पंजाब हुकूमत की कैबिनेट मीटिंग्स वगैरह हो रही है ना, वहां से जो रिपोर्टें आ रही हैं, जो मुझे पता चला है कि शायद मरियम नवाज जो हैं वो भी नहीं चाहती कि अब गंदम की कीमत बढ़े। किसानों वाला जो मसला है ना, जो किसान सोच रहे हैं कि शायद जनाब हम जो एहतजाज करेंगे और ये करेंगे, आज तक की जो रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूं किसान भाइयों के लिए कि भाई साहब हुकूमत ने गंदम नहीं खरीदनी है कि
इंज ही तुसी रुलना हैगा। कोई मुतबादल थोड़े को जरिया है, खुद स्टोर कर सकते हो या की कर सकते हो, वो कर लो। हुकूमत ने गंदम खरीदने के मूड में नजर नहीं आती पई। अब जो उनके वजीर हैं वो मरीम नवाज को गुमराह कर रहे हैं। एक वजीर साहब ने ये कहा, उन्होंने पूछा जो जिम्मेदार हैं वज़रा सबाई, उनसे पूछा जनाब कि जनाब आपने किस रेट पे गंदम बेची है? तो उसने कहा जनाब मैंने तो बेची है 3200 रुपए फी मन के हिसाब से। वजीर साहब ये कह रहे हैं। और मुझे उन्होंने कहा जनाब घाटा बड़ा ही नुकसान? नहीं जी नहीं, 40% मुझे प्रॉफिट हुआ है। यानी इतना झूठा आदमी है वो, कोई जो भी है, जो भी वजीर है, कि 40% मुझे प्रॉफिट हुआ है। फिर या तो वो बिजली चोर होगा, या फिर पानी चोरी करता होगा, या कोई और उसने जुगाड़ लगाई हुई होगी। हक हलाल का 40% प्रॉफिट नहीं आ सकता। एक और से पूछा, वो थोड़ा सा उन्होंने कम गप मारी। उन्होंने कहा जनाब मैंने तो ली हुई थी ठेके पे ज़मीन, मैंने ठेके पे ज़मीन ली हुई थी और ठेका टोका निकाल के सारा कुछ करके ना वो 15-20% जो है मुझे फिर भी प्रॉफिट हो गया है। ये सारे झूठ बोल रहे हैं। ये जो 40% वो कह रहा है, जो मैंने 3200 बेच के 40% लिया है, उसे बिठाएं किसी किसान के साथ, मेरे साथ बिठाएं, मैं उसको जमा तफरीक करके बताता हूं। और दूसरी तरफ जो किसान भाई हैं वो भी धड़ाधड़ झूठ बोल रहे हैं कि जनाब 1,40,000 रुपए जो वो ये जो एहतजाज कर रहे हैं कि 1 लाख जो है 40,000 रुपए हमारा खर्चा आता है, और जिस रेट पे हमारी गंदम जो है वो खरीदी जा रही है, तो उससे तो जनाब हमें जो है 50,000 रुपए फी एकड़ जो है, जो फी एकड़ की बात कर रहे हैं, वो नुकसान हो रहा है। वो भी झूठ बोल रहे हैं। अगर ये जो 3,3200 के रेट में बिके, मैं भी एक छोटा सा काश्तकार हूं, तो बराबर बराबर तकरीबन रह जाता है। बराबर बराबर, बराबरी का फायदा कोई नहीं है। यानी उन्होंने बैंकों से कर्जे लिए, आधार उठाए हुए थे, और फिर जो सारे मामलात होते हैं किसान के, वो गंदम की या कोई भी फसल हो उसमें उसने बेचारे ने उठा रखे होते हैं। और फिर अगली जो फसल काश्त करनी होती है उसके लिए भी कुछ सरमाया चाहिए होता है उसको। तो अगर बराबर बराबर में वो बराबर में छूट रहे हैं तो उसका क्या फायदा? और फिर जब जो फसल आती है ना कोई भी, तो सारे कारोबार चलते हैं, शादियां होती हैं, सोना बिकता है, सिनारों का मामला, कपड़ों का मामला, ताकि जो वकीलों का कारोबार है ना वो भी इसी पे चलता है। ये जब फसल उठा लेते हैं ना, फिर ये लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ भी इनकी होती हैं। वो देख लीजिए कि जब गंदम उठाने के बाद लड़ाइयाँ छड़ाइयाँ शुरू होती है इनकी, मुकदमाबाजी वगैरह। तो ये भाई मेरे जब, और फिर जो रकम जो है, पैसा जो है वो जब गर्दिश में आता है तो फिर पहिया चलता है। तो ये तो अब इस पोजीशन में नहीं है। और दूसरी बात ये है कि ये पहली मरतबा किसानों के साथ नहीं हुआ एक साल में। यानी एक साल में किसानों के साथ 3-4 फसलें ऐसी हुई हैं जिन्होंने किसानों को बर्बाद किया है। पहले नंबर पे जनाब सूरजमुखी के जो काश्तकार थे, उनका ये हुआ कि वो जनाब मौसम की नज़र होगी फसल पूरी, बारिशों बुरशों की नज़र, वो यानी जो भी अखराजात थे कुछ नहीं मिला उनको। और फिर जो ये मटर शटर वगैरह बेचते हैं किसान, वो भी बड़े पैमाने पे काश्तकारी होती है उसकी, वो भी उनको रेट नहीं मिला। और फिर जब चावल जो है वो काश्त किया जा रहा था उस वक्त उसकी कीमत थी 12,000 रुपए फी मन मंडी में। और फिर जब फसल होगी और क्या जनाब बम्पर क्रॉप, जब बम्पर क्रॉप हुआ तो जनाब वो 4500 को खरीदने को तैयार नहीं, अब पड़ा हुआ है परचून में 8-9 हज़ार रुपए में बिक रहा है फी मन, और बल्क में कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं उनसे। और वो कुछ काश्तकार जो बड़े जिम्मेदार हैं उन्होंने खैर स्टोर किया हुआ है चावल, आगे जाके फिर जो मसला होगा। अब इसका नुकसान क्या होगा? इसका नुकसान ये होगा कि आइंदा जब गंदम का मसला होगा, अगर इस पर काबू ना पाया जा सका, तो काश्तकार अगले साल गंदम की बजाय कुछ मुतबादल फसलें, ये ट्रेंड है कि अगर एक साल कोई फसल अच्छी हो जाए और अच्छी कीमत मिल जाए किसान को, तो अगले साल फिर वो वही फसल जो है वो काश्त करता है। लेकिन अगर किसी साल घाटा बढ़ जाए तो फिर अगले साल वो फसल नहीं काश्त करता। वो गन्ने के जो काश्त है मिलने छिलने होती थी, 140 दफ़ा 144 लगा के वो ज़बरदस्ती गन्ना खरीदते थे। वो कमालिया शुगर मिल हमारे इलाके में लगी, तो वो ज़बरदस्ती गन्ना खरीदते थे जिम्मेदारों को। उसके बाद जिम्मेदारों ने गन्ना जो है वो काश्त करना ही छोड़ दिया। हालांकि गन्ने की काश्त एक हिसाब से आसान होती है कि वो एक दफ़ा बस बो दिया उसको, फिर एक आध स्प्रे कर दी और पानी शानी देते रहे, पूरी साल की फसल होती है वो उन्होंने बंद कर दी। उन्होंने और फसलें उनकी तरफ चले गए, बागात की तरफ चले गए और मामलात की तरफ चले गए। और दूसरी बात यह है कि ईरान की सरहद भी बंद की हुई है आपने,
अफगानिस्तान की सरहद भी बंद की हुई है। या तो स्मगलिंग की इजाज़त दे दे या लीगली कोई रास्ता निकाल लें। आलमी मंडी में तो ये हम भेज नहीं सकते गंदम खरीद के। और पास्को के जो वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं पास्को को हदायत कर, पास्को की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो इतनी गंदम जो है लेके खरीद के स्टोर कर सके। जो किसान है उनकी मुश्किलात का आपको अंदाजा ही नहीं। जो अखराजात हैं वो अगर कम कर दिए जाए, जो पैदावारी लागत है अगर वो कम हो जाए, खादें सस्ती हो जाए, डीजल सस्ता हो जाए, और अद्वियात जो हैं ज़रूरी अद्वियात वो कहां से कहां पहुंच गई हुई है। रेट आपने पिछले साल वाले रखा हुआ गंदम का, बल्कि उससे भी शायद 100 रुपए कम कर दिया हुआ है। और यूरिया जो है, अब ये इस पे कौन काबू? ये इंतजामी एक कहने कोताही है, आपकी गफलत है कि यूरिया खाद जो है वो 3400 रुपए उसका सरकारी रेट है, 3400, और वो मिलती 5000 से है। मिलती नहीं, शॉर्ट ब्लैक, उनको जो ब्लैकियों को कौन पकड़ेगा? और डीएपी जो है वो 11,000 उसका सरकारी रेट है, 11,000, और वो मिल रही है 14-15,000 में। यानी जिम्मेदार तो मजबूर है, उसने तो लेनी है कहीं ना कहीं से, बल्कि ब्लैक दे के भी बड़ा एहसान करते हैं कि तुसी साडे जानने वाले हो, सज्जन हो, तो मैं तुहानू फलाने स्टोर चो ना उत्थों गोदाम चो चकवावांगा, तुसी उत्थे ट्राली लैके नहीं आनी दुकान पे। ये डीलर ये कहते हैं। और फिर जो नाइट्रोफास है वो 6,500 6,500 उसकी सरकारी रेट है, और वो 9,000 से कम नहीं मिल रही। इसी तरह पोटाश वगैरह दीगर जो खाद्य हैं, और जो अद्वियात मैंने अर्ज किया वो उनकी जो कीमत है वो 2 गुना हो चुकी है, और वो भी जाली अद्वियात। वो कहाँ जाए, किसान कहाँ जाए? और फिर जो ये बहरान है ना, ये पैदा करता है जनाब जो आपकी निगरान हुकूमत थी, काकड़ साहब। अब काकड़ साहब के जो सहाफ़ियों के साथ बड़े अच्छे तल्लुकात हैं, वो काकड़ साहब का नाम कोई नहीं लेता कि जनाब उनके दौर में ये सारा कुछ हुआ था। वो कभी डाल देते हैं जनाब जो उस वक्त मिनिस्टर कॉमर्स थे। मिनिस्टर कॉमर्स जो हैं वो आपको याद है, वो भी ताकतवर, वो जो एजाज गौहर साहब हैं, मोहसिन नकवी साहब के पार्टनर जो हैं। मोहसिन नकवी इतना तगड़ा आदमी है कि सेनेटर मुंतखब होकर पहले वज़ीर आला, फिर सेनेटर, फिर पीसीबी का चेयरमैन, अब वज़ीर दाखिला। यानी मजबूत तरीन जो वजारतें हैं उनमें से एक, यानी बड़ी ताकतवर, सॉरी मजबूत नहीं, ताकतवर वजारतें उनमें से। और वो गौहर एजाज साहब, जो एजाज गौहर साहब और ये मोहसिन नकवी साहब, इंज ने इंज एक दूसरे ना मोहब्बत। और फिर जो उस वक्त के वज़ीर तजारत थे उनका नाम आता है। और फिर जो फिनांस मिनिस्टर हैं डॉक्टर शमशाद अख्तर साहबा, साबिक जो सरबराह हैं स्टेट बैंक की, वो साहबा, ये जनाब ये जो है पहले शहबाज शरीफ के दौर में जब आखिरी एग्जाम चल रहे थे तो एक समरी जनाब मूव की गई कि जनाब ये जो है ना ज़ख़ीरा अंदोज़ इन्होंने बड़ा तंग किया हुआ है, और ये ना 4400-4500 से कम जो है ये गंदम जो है वो देने के लिए तैयार थे फ्लोर मिलों को। तो जनाब इनको नथ डालने के लिए ज़रूरी है कि जनाब ये आप इंपोर्ट करने की इजाज़त दें, और वो सिर्फ 1 मिलियन टन। आखिरी दफ़ा जब ये समरी पेश होती है तो हुकूमत जो है 8 अगस्त 2023 को नामंजूर कर देती है। पहले उसको इल्तवा में रखती है, फिर वो कहते नहीं ये ज़रूरत नहीं मंगवाने की, और फिर उसके बाद जनाब जब निगरान हुकूमत आ जाती है, फिर 10 अक्टूबर को एक समरी भेजी जाती है ना बड़ी पक्की, और उस पर जनाब 22 अक्टूबर को जो है वो वफाकी हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो है, और जो वज़ीर मैंने बताए ये सारे जनाब उसकी दे देते हैं मंजूरी। और जो डॉक्टर शमशाद अख्तर साहब हैं वो कहते हैं नहीं, पास्को पूस्को के जरिए ना मंगवाएं, हुकूमत ना मंगवाए, ये इनको फ्री हैंड दे दें, प्राइवेट लोगों को जितनी चाहे मंगवाएं। यानी वो कह रहे थे 10 लाख टन, यानी 1 मिलियन टन जो है ये हमें चाहिए, और ये कह रहे हैं जिन ज़रूरत उस वक्त मुझे बताया जा रहा है कि जनाब ज़रूरत है। और वो आती कितनी है? 34 लाख टन गंदम जो है ये यूक्रेन से मंगवा लेते हैं। वहाँ आलमी मंडी में अब भी रेट जो 2500 रुपये जो है फी मन जो है गंदम का रेट है। और जब जो कोरोना में जो आलमी मंडी में रेट बढ़े थे वो सारे नीचे आ गए हुए हैं। बाकी चीज़ों की कीमतें भी नीचे आ गई हुई हैं, हमारे बाकी चीज़ों की कीमतें नीचे नहीं आ रही, और गंदम की कीमत है वो जनाब 3000 के राउंड अबाउट जो है हमारी जो है वो फिर रही है। और ये मज़े की बात ये है कि जो इन्होंने गंदम की मंजूरी दी, गंदम इंपोर्ट करने की, दरामद करने की, वो दी 22 अक्टूबर को, और पहला जहाज जो है वो आ जाता है जनाब 1 नवंबर को यूक्रेन से। और यूक्रेन से जो मंगवाई गई थी गंदम उसकी मालियत पड़ती थी इनको पाकिस्तान में आने तक, वो सारा कुछ किराया शराया डाल के 3100 रुपये फी मन के हिसाब से इनको पड़ रही थी। और वो
8 दिन में कौन सी एलसी खुलती है और कौन सी खरीदारी होती है और कैसे जहाज पहुंच सकता है। इसका मतलब ये कि वो जो माफिया है उसको पहले पता था कि कबीना ने मंजूरी दे देनी है हमें, और उन्होंने पहले ही सारा बंदोबस्त किया हुआ था, जहाज चल पड़े हुए थे। और जनाब 34 लाख, और अब भी एक जहाज जो है वो खड़ा हुआ भाई, वो मार्च अप्रैल में शुरू हो जाती है गंदम की काश्त, वो जो बर्दाश्त, यानी उसकी वो कटाई शटाई, और ये वो मार्केट में आना शुरू हो जाती है। इस दफा तो जरा मौसम जरा थोड़ा ठंडा रहा है, लेट हो गया, बारिशें बुरशें हो गई, तो वो वरना तो आमतौर पर इस वक्त तक किसान जो है वो फसलें उठा के फारग हो चुका होता है। लेकिन यहाँ अब बारिशों बुरशों का मौसम का कोई मसला है, तो वो ये सारा उन लोगों को कौन पकड़ेगा। और उस वक्त जब ये इन्होंने मंगवाई ना, जब इन्होंने पहली सितंबर वाली समरी है, उस वक्त 60 लाख टन गंदम पड़ी हुई थी। हमारे दादोशुमार, इनके सरकार के दादोशुमार हैं, ये बता रहे हैं। और जब 22 अक्टूबर को इन्होंने इजाजत दी, उस वक्त भी 46 लाख टन गंदम पड़ी थी। हमारे पास तो पिछली जो है वो भी कहते बम्पर क्रॉप, इस दफा भी बम्पर क्रॉप, यानी पिछली दफा भी इतनी गंदम के स्टोर भरे हुए हैं, और इस दफा भी इतनी गंदम कि वो ये हमें बाहर से मंगवाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आप जो किसानों के पास पड़ी हुई गंदम है उसको जाया करने पे तुले हुए हैं। और भाई मेरे आपसे पॉलिसी क्यों नहीं बनती? उन लोगों को पहले पकड़े ना जिन्होंने कहा जनाब जितनी मर्जी मंगवा लें, और 34 लाख टन मंगवा के बैठ गए वो लोग। और फिर वो जो उन्होंने 3100 रुपए में ली थी ना, और जो मार्केट में उस वक्त जो रेट चल रहा था 4500 के हिसाब से उन्होंने बेची। यानी पाकिस्तानी गंदम 4500-4600 के हिसाब से मिलने लेने के लिए तैयार नहीं थी। बाहर से जो 3100 रुपए में आई, ये आटा माफिया इसमें मुलव्वस है ना सारा कुछ, और वो लेने के लिए तैयार। और गंदम की मिलों, अब मरियम नवाज साहब एक तरह से खुश भी हैं कि जनाब इससे रोटी की कीमत कम हो जाएगी, लेकिन किसानों को रगड़ने के लिए जाएगा। आज ये ना 3-4 साल तक किसान संभल नहीं सकेगा। मैंने कहा ना तीसरी चौथी फसल है किसान की, जो आधार नहीं दे सकते, वो जो आधार चढ़ा हुआ ना उनके ऊपर, वो पैसे वापस करने की पोजीशन में नहीं है। और भाई मेरा फ्लोर मिलों को जो एक कहते हैं ना कि स्ट्रेटेजिक स्टोरेज, कि इतना स्टोर जो है गंदम जो इतनी होनी चाहिए, तो भाई मेरे फ्लोर मिलों को पाबंद क्यों नहीं करते कि वो स्टोर बनाएं और उनको पाबंद करेंगे जनाब इतने लाख टन या इतने हजार टन जितने भी यूनिट है, पर यूनिट जो है उनको पाबंद करें कि आपके पास हर वक्त जो है इतनी गंदम मौजूद होनी चाहिए, और गोदामों से निकाल के वहां देते जाए, सरकारी गोदामों से जो जैसे बाजी में करते रहे। उनको कुछ नहीं कहते, वो उनका जो दिल करता है वो कहते हैं अब रेट बढ़ गया है, हमें मार्केट से इतने इस रेट में मिल रहा है, ये जो रेट मुकर्रर कर दिया तो उस रेट कर दिया। तो फिर उसके बाद यानी वो गंदम का आटे का रेट हर साल हर महीने बढ़ता रहे, बेशक गंदम का रेट नहीं बढ़ना, वो फायदा उठाते हैं जखीरा अंदोज। उनको पाबंद करें ना फ्लोर मिलों को कि जनाब आपने इतना जो है ना स्ट्रेटेजिक स्टोरेज के तहत कम से कम इतने टन गंदम जो है ना आपके पास हर वक्त रहनी चाहिए। अब जो किसान बेचारे हैं, कुछ नहरी पानी है, नहरी पानी तो पूरा नहीं होता, उन्हें ट्यूबवेल लगा के ना या बिजली पे चलते हैं, या फिर वो पीटर इंजन या ट्रैक्टर पे लोग जो हैं वो चलाते हैं ये ट्यूबवेल वगैरह, वो बड़ा महंगा पड़ता है उनको। और जो बिजली है वो धड़ाधड़ महंगी। जो IPVs हैं, जो निजी कंपनियां हैं बिजली पैदा करने वाली, जिनके साथ हमने माहदे किए हुए हैं, कोई 12-14 के करीब कंपनियां हैं, तो वो रगड़ा निकाल रहे हैं हमारा धड़ाधड़। और वो उनके साथ जो माहदा हुआ है, माहदा ये है कि जनाब उनकी जो कैपेसिटी है ना हर एक की, कि जनाब इतनी जो फुल कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम पेमेंट करते हैं उनको। ये नहीं कि जितनी हम खरीदते हैं वो पेमेंट नहीं करते हम। ये इमरान खान ने 2014 में झूठ बोला था हमारे साथ, वो कि जनाब इस तरह का नया माहदा हो गया है, एक जनाब डॉलर की कीमत 160 रुपए वहां मुंजमद कर दी गई और डॉलरों में पेमेंट करनी होती है। वो कैसे? वो MOU था। ये 14 अगस्त 2020 को जो खुश खबरी इमरान खान ने सुनाई थी, वो आप निकाल के देख लें, वो MOU था। और उसमें लिखा हुआ था सफा नंबर 12 पे कि जनाब ये जो है ना MOU जो है, ये जो पावर का ओरिजिनल जो एग्रीमेंट है, ये एग्रीमेंट नहीं था, माहदा नहीं था, वो एग्रीमेंट तब्दील नहीं होगा। तो ये भी हमें एक लारा लगाया कि ना बिजली कीमतें कम हो जाएंगी और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। वो तो शुक्र है जो कैप्को है ना, कैप्को कोटद्दू पावर कंपनी, वो तो उसका माहदा हो गया खत्म 24 अक्टूबर 2022 को, वो माहदा खत्म हो गया है और 25 साल उसके पूरे हो गए तसीनी की हुकूमत ने, अच्छी बात है। और जो हबको है वो मार्च 2027 को उसका माहदा खत्म होना है। जी बहुत सारी IPVs बहुत सारी हैं, 94 में जो माहदे हुए थे, और फिर उसके बाद में भी आई हैं। एक वो कराची पावर जनरेटिंग कंपनी है, कोई ICI है, एंग्रो है, बहुत सारी ऐसी हैं।
इनको हम देते हैं। अब अच्छा मसला देखिए, अब जो पाकिस्तान को ज़रूरत है ना बिजली की इस वक्त, वो 22,000 मेगावाट के करीब है, और सारी मुलायम मुल्क में 22,300 मेगावाट के करीब बिजली जो है ये पैदा हो रही है। और जिस वक्त ये IPPs वगैरह के साथ इब्तिदा में वादे हुए थे, उस वक्त तो हमारी जो ज़रूरत थी वो 18,000 मेगावाट से भी कम थी। 14-15,000 मेगावाट के करीब जो थी वो थी हमें। और ये जो IPPs हैं, इनकी कैपेसिटी पता कितनी है? 18,104 मेगावाट। और ये दे कितनी रहे हैं, यानी कीमत ले रहे हैं 18,104 के, और दे कितनी रहे हैं? 11,500 मेगावाट। बाकी सारा अवाम की जेब में बोझ डाला, वो फिर लाइन लासेस लाग वगैरह वगैरह। और ये कहते हैं जनाब अगर हमने इनको पैसे ना दिए तो फिर ये जनाब हमारे जो है आलमी अदालत इंसाफ में चले जाएंगे। और फिर इन्होंने जो झूठ बोले हुए हैं वो भी पकड़े गए हुए हैं, स्कैंडल सामने आ चुके हुए हैं, दस्तावेजात सामने आ चुकी हुई हैं कि जो 1994 में लगे थे ना ये पावर प्लांट वगैरह, हर एक पावर यूनिट जो था ना उसने 2 से 15 अरब, उस वक्त की बात कर रहा हूँ, रुपए जो है वो ज़्यादा मालियत से होगी ना, हमारी लागत बहुत आ गई है। और जो कोल पावर प्लांट्स हैं सारे, उन सिर्फ उन्हीं के 30 अरब रुपए उन्होंने ज़्यादा मालियत और नेपरा से ज़्यादा जो है टैरिफ शैरिफ हासिल किया उन्होंने, और फिर मौजें की। और फिर दूसरा, अब मैं जो कह रहा हूँ कि जो कैपेसिटी है 18,104 मेगावाट जो है ये मुजमुई तौर पर इन सब की, ये सिर्फ कागजों में है, अमली तौर पे ऐसी इतनी कैपेसिटी इनकी है ही नहीं, ये भी मैं बता दूं। अब ये करें, ये सिर्फ कभी भी इन्होंने पूरी कैपेसिटी के साथ ना बिजली पैदा की है, ना हमने उनसे वसूल की है। ये हमेशा यानी कि 70% के करीब जो है 70-80% के करीब एक दौर में, जब नवाज शरीफ का दौर था 96-97-98 वाला, उसमें ये कुछ बेहतर कैपेसिटी जो है उसमें चलती रही। उसके बाद अब तो ये बुढ़ियां हो गई हैं सारी ये फर्मा, चंद एक नवियां आ गई हैं, वो 35% उन्होंने कैपेसिटी रह गई हुई है, 40%, 50% कैपेसिटी रह गई है। ये कहें उनको कि जनाब ठीक है आप आलमी अदालत में इंसाफ में जाते हैं, ठीक है हमें पूरी कैपेसिटी में चाहिए, जितनी बिजली है ना 18,104 यूनिट अपना मेगावाट, वो हमें दे। वो दे ही नहीं सकते, पैदा ही नहीं कर सकते। फिर कहते हैं जनाब हमारा वो लाइनें बड़ी कमज़ोर हैं, वो इतनी बिजली संभाल नहीं सकती, ग्रिड कमज़ोर हैं। और भाई मेरे जो फिर जब वो 18,104 मेगावाट ये कर सकती हैं जो IPPs हैं, तो फिर आपको नए प्लांट उनसे पूरी बिजली, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए, तारें बेहतर करते। उनके कहें जब हमें पूरी बिजली दो, सब नहीं पता सानू पूरी बिजली दो, वो पूरी दे नहीं सकेंगे, आप माथे तोड़ सकते हैं। तो पूरी पेमेंट हम कर रहे हैं आपको, तो पूरी बिजली दे। अगर वो नहीं दे सकते तो ज़ाहिर है मादे की खिलाफ वर्जी करते हैं, फिर आप जाएं आलमी अदालत इंसाफ है, इनसे रिकवरियाँ करें। अल्लाह इस मुल्क पर रहम करे। अब दीजिए मुझे इजाज़त, इंशाअल्लाह मुलाकात होगी नए मिलाद के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।